स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो कौन कौन से लॉज होते हैं, यानी कि कुछ लॉज को मद्देनज़र रखते हुए ही हमारे पास रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस होते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस करना स्टार्ट की थी जो कि थी थोरियम से रिलेटेड। ठीक है, थोरियम एलिमेंट जो था उसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि जो थोरियम एलिमेंट था जिसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 227। ठीक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो था हमारे पास 90। ठीक है, वो हमारे पास डिके कर रहा था रेडॉन में। ठीक है, और जो रेडॉन का एटॉमिक मास नंबर था वो था 223 और एटॉमिक नंबर था 88। ठीक है, और साथ ही हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट हो रहा था यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई। तो उसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर था वो था 4 और एटॉमिक नंबर था 2। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो हमने इनके एटॉमिक मास लिखे थे एक्सपेरिमेंटल, वो हमने लिखे थे थोरियम का हमारे पास था 227। ठीक है, 227.027 यू। ठीक है, रेडॉन का हमारे पास था 223.018 यू, यानी कि यू रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को। और जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास था वो था 4.002 यू। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो कंजर्वेशन लॉज में सबसे पहला जो हमारे पास लॉ होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास मास नंबर होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, जिसे हम मास नंबर भी कहते हैं, वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस एग्जांपल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे थोरियम का एटॉमिक मास है वो कितना है 227। ठीक है, 227। और हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी के बाद यानी कि जब हमारे पास थोरियम डिके हुआ तो किस में डिके हुआ, रेडॉन में। रेडॉन का हमारे पास कितना है एटॉमिक मास, वो है 223। ठीक है, 223। और उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास जो कि हमारे पास है 4। ठीक है, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे बन रहा है 227। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मास नंबर है वो बिल्कुल इक्वल रह रहा है दोनों साइड्स पे। दैट मीन्स कि हमारे पास मास कंजर्व्ड है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो दूसरा लॉ हमारे पास आता है वो हमने देखा था कि वो हमारे पास होता है कि जो हमारे पास चार्ज नंबर होता है, ठीक है, चार्ज नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। ठीक है, वो भी हमारे पास कंजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो थोरियम है उसका चार्ज नंबर कितना है, उसका चार्ज नंबर है 90। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो रेडॉन है उसका जो चार्ज नंबर है वो है 88। ठीक है, और साथ ही जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज नंबर है 2। दैट मीन्स कि 88 + 2 हो जाता है 90। ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों साइड्स पे 90 चार्ज नंबर है। दैट मीन्स कि हमारे पास चार्ज नंबर भी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो इस फ्रैक्शन में मास है दोनों तरफ, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो कंजर्व रहता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड पार्ट था वो हमने देखा था कंजर्वेशन लॉज में एनर्जी का आता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मास है हमारे पास दोनों साइड्स पे वो कितना बनता है। ठीक है, स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे देखें लिखा भी है हमने कि जो हमारे पास थोरियम के लिए एक्सपेरिमेंटल मास है वो है 227.027। ठीक है, और इसी तरह से रेडॉन के लिए 223.018 और जो अल्फा पार्टिकल है उसके लिए 4.002 है। ठीक है, तो इनको अब हम ऐड अप करते हैं ताकि हमें पता चले कि दोनों तरफ हमारे पास क्या आता है मास। तो हमारे पास यहाँ पे थोरियम के लिए था 227.027 यू। ठीक है, आगे हमारे पास रेडॉन के लिए था 223.018 यू, जिसके अंदर अब ऐड होगा अल्फा पार्टिकल का मास, तो हमारे पास बन जाता है 4.002। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम रेडॉन और हीलियम का जब ऐडअप करें मास तो हमारे पास यहाँ पे बनता है 227.020 यू। ठीक है, जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं दोनों साइड्स का तो हमारे पास बनता है 227.027 यू माइनस 227.020 यू। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल बन रहा है 0.007 यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंस आ रहा है मैसेस का। तो स्टूडेंट्स अब ये देखने की बात है कि जो हमारे पास मैस है, ठीक है, वो डिफरेंट क्यों हो रहा है दोनों साइड्स पे। तो सोच होता ये है कि देखें जो हमारे पास थोरियम है वो डिके हुआ है रेडॉन में। ठीक है, तो जब हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं वो ब्रेक होते हैं तो एक एनर्जी एमिट आउट होती है।
ठीक है, तो इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि हम इस एनर्जी को दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी न्यूक्लियस को बनाना पड़े, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इकट्ठा करना पड़े, तब एक खास एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, या फिर उसी न्यूक्लियस को जब हमें तोड़ना पड़ेगा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, तो तब हमें उतनी ही एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू mc²। ठीक है, तो यहाँ पे जो E है ये उस एनर्जी को डिनोट कर रहा है, और ये जो यहाँ पे ये M है ये डिनोट कर रहा है इस मैस डिफरेंस को। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा M। ठीक है, तो ये जो मैस डिफरेंस है इसको मैस डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैस डिफेक्ट भी कहते हैं, मैस डिफेक्ट, यानी कि ये वो डिफरेंस है जो हमारे पास दोनों साइड्स पे आ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैस डिफेक्ट आया वो आया 0.007 u, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे c है ये डिनोट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाता है 0.007 u। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो c है, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं c² इक्वल्स टू E बाय डेल्टा M। ठीक है, और कैलकुलेशंस के थ्रू पता चलता है कि ये हमारे पास इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय U के। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम यही वैल्यू c² की यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय U। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इस एनर्जी की वो आ रही है 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स हैं वो दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्ट में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट होता है वो किस काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होता है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल आती है वो आती है हमारे पास 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी आई है, उसमें से 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है उस अल्फा पार्टिकल की जो एमिट हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में से माइनस किया जाए इस एनर्जी को, तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे पास मैस का डिफरेंस आ रहा था उसमें से जो हमारे पास मैस डिफेक्ट आया है उसमें से 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो एनर्जी वहाँ पे चली गई जो कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो स्टूडेंट्स बाकी जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आई है 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वो कहाँ पे यूज हो रही है? वो वहाँ पे यूज हो रही है जहाँ पे हमारे पास आ जाता है मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास लीनियर और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहते हैं, तो ये जो हमारे पास 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये मोमेंटम कंजर्वेशन में सर्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो मोमेंटम कंजर्व होता है ये एक्चुअली रेडॉन एलिमेंट का कंजर्व होता है, यानी कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसके थ्रू ये जो एनर्जी हमारे पास 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हमें शो कर रही है कि उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास रेडॉन का जो मोमेंटम है उसका मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये एनर्जी हमारे सामने आई है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमारे पास सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिन्हें मैं NR से डिनोट करी हूँ, उनके अंदर हमारे पास एनर्जी का फैक्टर आता है। ठीक है, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास जो Q यानी कि एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो रिलीज की गई है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एनर्जी रिलीज की गई है, और दैट मीन्स कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सो का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास कोई चीज एग्जिट कर रही हो, ठीक, और थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास Q की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि जो हमारे पास एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है कि सप्लाई की जाए। ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड, ठीक है, सप्लाई की जाए, और इसका मतलब है जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंडो है उससे मतलब ये है कि कोई चीज़ जब एंटर हो रही है तो यहाँ पे एंडो लिखा गया है, और थर्मिक से मुराद हीट है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए।